हेलो एंड वेलकम टू चंडीगढ़ सिविल सर्विसेज गाइस, दिस इज विवेक और जो हमारा आज का टॉपिक इट इज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। वी विल सी कि व्हाट इज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ऑर्डिनेंस होता क्या है, ऑर्डिनेंस बनता कैसे है, ऑर्डिनेंस की रिक्वायरमेंट क्या है और किस किस अथॉरिटी के पास पावर है ऑर्डिनेंस बनाने की। ये टॉपिक इन न्यूज क्यों है? क्योंकि मे 19 was the date when Delhi challenged, that is Mr. Arvind Kejriwal, the CM of Delhi, challenged the center's ordinance making power। इसलिए हमें समझना है कि ऑर्डिनेंस होता क्या है, ऑर्डिनेंस बनता कैसे है, ऑर्डिनेंस की रिक्वायरमेंट क्यों है, कौन कौन ऑर्डिनेंस बना सकता है और कौन सी मेजर केस स्टडीज हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनेंस। सो लेट्स स्टार्ट। पहले देखते हैं कि व्हाट इज एन ऑर्डिनेंस। अगर देखें कि बेसिक मीनिंग ऑर्डिनेंस का लॉ बुक्स में क्या लिखा है तो क्या है, ऑर्डिनेंस एक अथॉरिटेटिव डिक्री है, that is an order or direction given by a central authority या by an executive। ऑर्डिनेंस क्या? ऑर्डिनेंस एक अथॉरिटेटिव डिग्री है, एक ऑर्डर है जो कौन देगा, या तो कोई पर्सन इन पावर वो देगा या कोई सेंट्रल या स्टेट अथॉरिटी जो एग्जीक्यूटिव है, जिसके पास अथॉरिटेटिव पावर है ये चीजें इशू करने की, वो देता है या वो ऑर्डर इशू करता है, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस। एक ये लॉ की तरह काम करता है। देखते हैं व्हाई एन ऑर्डिनेंस, कि ऑर्डिनेंस चाहिए क्यों। ऑर्डिनेंस इसलिए चाहिए सो दैट द गवर्नमेंट दैट इज एन एग्जीक्यूटिव कैन बी enabled टू मेक लेजिस्लेटिव एक्शंस। ऑर्डिनेंस क्यों चाहिए? ऑर्डिनेंस चाहिए इसलिए टू एनेबल द गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है उसको एनेबल करना कि आप एक लेजिस्लेटिव एक्शन के थ्रू या एक लेजिस्लेटिव मेजर के थ्रू कोई भी एक्शन ले सकते हो, इसलिए हमें ऑर्डिनेंस चाहिए। अब आपको सबको पता है कि गवर्नमेंट की कितनी ऑर्गन्स है, गवर्नमेंट की 3 ऑर्गन्स हैं। कौन सी गवर्नमेंट की ऑर्गन्स आपने बताना है। फर्स्ट है हमारे पास लेजिस्लेचर, सेकंड इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज जुडिशरी। व्हाट इज द वर्क ऑफ लेजिस्लेचर? लेजिस्लेचर का काम क्या है? लेजिस्लेचर का काम है टू मेक लॉज। लेजिस्लेचर मेक द लॉज फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री, लॉज बनाता है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? एग्जीक्यूटिव लॉ इंप्लीमेंट करता है, इट इंप्लीमेंट्स, इट मेक्स। और जुडिशरी क्या करता है? ये इंटरप्रेट करता है कि लॉ ठीक है या गलत है। अब हमने यहाँ पे बोला कि टू एनेबल द गवर्नमेंट दैट इज एन एग्जीक्यूटिव टू टेक इमीडिएट लेजिस्लेटिव एक्शन। तो क्या हम ये कह रहे हैं कि जो लेजिस्लेचर का काम है वो काम कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव। यस, हम ये कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस क्यों बनेगा या व्हाई एन ऑर्डिनेंस, सो दैट जो एग्जीक्यूटिव है, जो सेकंड ऑर्गन है, उसके पास पावर हो कि अगर कोई इमरजेंसी है या कोई प्रॉब्लम है तो वो इमीडिएट एक्शन ले सकता है। कौन सा? लेजिस्लेटिव एक्शन, दैट इज लॉ मेकिंग एक्शन। लेजिस्लेचर की नेचर का एक्शन ले सकता है, इसलिए हमें ऑर्डिनेंस की रिक्वायरमेंट है। आपको दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया एग्जीक्यूटिव और दूसरा है लेजिस्लेटिव एक्शन। कि जब एग्जीक्यूटिव लॉ बनाएगा, लेजिस्लेचर के डोमेन में एंटर करेगा, तो हम कहते हैं कि ऑर्डिनेंस बनने जा रहा है। देन वी हैव नेक्स्ट, हु कैन मेक एन ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस बना कौन कौन सकता है? ऑर्डिनेंस अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें, जो हमारी रूल बुक है, तो हमारे पास 2 आर्टिकल्स हैं। एक है आर्टिकल 123, दूसरा है आर्टिकल 213। पार्ट 5 में आर्टिकल 123 के बारे में मेंशन किया है। इसने बताया कि ओनली द प्रेसिडेंट यूजिंग दिस आर्टिकल कैन इनैक्ट और मेक एन ऑर्डिनेंस। और अगर हम पार्ट 6 की बात करते हैं, देन वी हैव आर्टिकल 213, जहां लिखा है द सेम पावर इज एक्सटेंडेड टू गवर्नर टू मेक एन ऑर्डिनेंस। जब तो प्रेसिडेंट साहब ऑर्डिनेंस बनाएंगे तो किसके लिए बनाएंगे? यूनियन ऑफ इंडिया, दैट इज द होल यूनियन और एनी पार्ट ऑफ इंडिया। गवर्नर विल मेक ऑर्डिनेंस टू हिज रिस्पेक्टिव स्टेट। गवर्नर किसके लिए बनाएगा? टू हिज रिस्पेक्टिव स्टेट। तो गवर्नर एंड प्रेसिडेंट बोथ हैव द पावर टू मेक एन ऑर्डिनेंस। अंडर पार्ट 5 वी हैव आर्टिकल 123 एंड अंडर पार्ट 6 वी हैव आर्टिकल 213। सो लेट्स सी कि प्रेसिडेंट की कौन सी पावर है और उस पावर में क्या क्या लिखा है। वी विल सी आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 states that the power of president, किसके पास पावर है? प्रेसिडेंट, he is the highest executive authority। the power of president to promulgate an ordinance during recess of parliament। यहाँ पे वर्ड लिखा है रिसेस। रिसेस का मतलब क्या है? कि जब पार्लियामेंट, जब दोनों हाउसेज छुट्टी पे हैं, तो अगर कोई इमीडिएट एक्शन के लिए कोई लेजिस्लेटिव हमें लॉ लेके आना है तो वो पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव है। तो वो आर्टिकल 123 यूज करेंगे अंडर पार्ट 5 एंड ही और शी विल मेक एन ऑर्डिनेंस
so that the functioning, that is the day to day functioning, can be carried forward. तो देखते हैं आर्टिकल 123 के प्रोविजंस क्या हैं. वी हैव 3 पार्ट्स ऑफ आर्टिकल 123. वी विल सी वन बाय वन व्हाट आर द पार्ट्स एंड वी विल डिस्कस. तो आर्टिकल 123 क्लॉज 1 में लिखा है, लेट्स रीड इट आउट. उसमें लिखा है, इफ एट एनी टाइम एक्सेप्ट व्हेन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, कौन से हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा, both the houses of parliament are in session, the president is satisfied. किसकी satisfaction चाहिए? president की. the president is satisfied that circumstances exist which render it necessary, the word is necessary, which render it necessary for him to take immediate action. he or she may promulgate such ordinance as the circumstances appear to him her to require. उन्होंने बोला है कि अगर कोई ऐसी कंडीशन है कि कोई बहुत ही नेसेसरी कंडीशन है या प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है कि अब टाइम आ गया है कि कोई इमीडिएट लेजिस्लेटिव एक्शन इनैक्ट करना है या काम करना है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो ऑर्डिनेंस बना सकते हैं. ये कहां लिखा है? ये आर्टिकल 123 क्लॉज 1 में लिखा है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है उनकी सेटिस्फैक्शन के ऊपर कि अगर नेसेसरी कंडीशंस हैं then he or she can make an ordinance. साफ साफ लिखा है कि कौन बनाएगा ऑर्डिनेंस. एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है? यूनियन लेवल पे प्रेसिडेंट के पास. आर्टिकल 123 क्लॉज 1. इसके साथ पढ़ते हैं आर्टिकल 123 क्लॉज 2. आर्टिकल 123 क्लॉज 2 में हमें कंडीशंस दी हैं. हमें बोला गया है, एन ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड अंडर दिस आर्टिकल शैल हैव द सेम इफेक्ट एंड फोर्स as an act of parliament, but every such ordinance shall undergo following circumstances. तो उन्होंने बोला है इसके अंदर कि जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है उसका इफेक्ट कैसा है, जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का इफेक्ट है सेम इफेक्ट ऑर्डिनेंस का होगा. अगर आपको कल क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि डज एन ऑर्डिनेंस हैव द सेम इफेक्ट और अ लेसर इफेक्ट, नो, ऑर्डिनेंस हैज एन सेम इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. साफ साफ लिखा है आर्टिकल 123 क्लॉज 2 में. इसके साथ दो कंडीशंस अकंपनी करती हैं. लेट्स सी. पहली कंडीशन कहती है, इट शैल बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. किसकी बात करें? ऑर्डिनेंस की. कि ऑर्डिनेंस शैल बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, दोनों हाउसेज के सामने हमें रिप्रेजेंट करना है. एंड शैल सीज टू ऑपरेट एट द एक्सपायरेशन ऑफ 6 weeks फ्रॉम द रीअसेंबली ऑफ द पार्लियामेंट. उसने बोला है कि ऑर्डिनेंस बनेगा कब? जब पार्लियामेंट रिसेस पे है. फॉर सपोज पार्लियामेंट 1 जनवरी को रिसेस पे चले गई. हमने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ली है, 1 जनवरी को रिसेस पे चले गई, तो कोई कंडीशन आती है, नेसेसरी कंडीशन है कि हमें कोई लॉ लेके आना है, तो प्रेसिडेंट विल मेक एन ऑर्डिनेंस. अब जो पार्लियामेंट है 1 मार्च को रीअसेंबली होती है कि दोबारा इकट्ठी होती है, तो उसके बाद 6 weeks का टाइम है कि ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा. ये यहां बोला है. और उन्होंने सेकंड कंडीशन दी है कि अगर 6 weeks तक हमें वेट नहीं करनी, और if before the expiration of that period resolutions disapproving it are passed by both the houses upon the passing of the second of those resolutions. उन्होंने बोला है कि अगर 6 weeks तक हमें वेट नहीं करनी, तो उसके बाद क्या है कि अगर दोनों हाउसेज ने डिसअप्रूवल का रेजोल्यूशन पास कर दिया है आफ्टर इट्स रीअसेंबली, तो ऑर्डिनेंस क्या हो जाएगा? ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा. ये लिखा है 123 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए में. अगर ये कंडीशन नहीं है तो सेकंड कंडीशन में क्या लिखा है कि प्रेसिडेंट खुद भी विड्रॉ कर सकते हैं ऑर्डिनेंस. उसमें लिखा है, ऑर्डिनेंस मे बी विड्रॉन एट एनी टाइम बाय द प्रेसिडेंट. ऑर्डिनेंस इशू किसने किया था? प्रेसिडेंट ने. तो विड्रॉ कौन करेंगे? प्रेसिडेंट. बाय एक्सप्लेनेशन वेयर द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर समन्ड टू रीअसेंबली ऑन डिफरेंट डेट्स, द पीरियड ऑफ 6 weeks shall be reckoned from the later of those dates for the purposes of this clause. उन्होंने बोला है इसके अंदर जो टेक्निकल लिखा, उन्होंने बोला है कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ऑर्डिनेंस खत्म करना है, तो वो उसको खत्म करने के लिए, विड्रॉ करने के लिए किसी भी टाइम पे वो एक क्या कहते हैं मोशन पास कर सकते हैं कि मैंने आज ऑर्डिनेंस विड्रॉ करना है. सेकंड उन्होंने बोला कि अगर हमें टाइम की वेट नहीं करनी है, तो हम देखेंगे कि जो दोनों हाउसेज हैं, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा, जो सेकंड हाउस है या जो फर्स्ट हाउस है, फॉर सपोज कि राज्यसभा ने पहले अपनी मीटिंग स्टार्ट कर दी, उसके बाद लोकसभा ने कुछ दिनों के बाद लोकसभा ने रीअसेंबली की, तो मीटिंग स्टार्ट की, तो हम 6 weeks का टाइम कब से लेंगे? जब सेकंड हाउस, जो दूसरा हाउस है जिसने लेट अपनी रीअसेंबली की मीटिंग स्टार्ट की होगी, हम वहां से 6 weeks का टाइम लेंगे और ऑर्डिनेंस की लाइफ को देखेंगे कि ऑर्डिनेंस अब कितने दिन तक सर्वाइव करेगा, नेक्स्ट 6 weeks तक.
तो ये लिखा कहाँ पे है, ये आर्टिकल 123 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए सब क्लॉज बी में लिखा है कि ऑर्डिनेंस खत्म कैसे होगा, ऑर्डिनेंस का टेन्योर कितना है आफ्टर इट्स रीअसेंबली, और अगर प्रेसिडेंट ने खुद ऑर्डिनेंस विड्रॉ करना है तो उसके लिए कंडीशंस क्या है। इसके साथ हमारे पास एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 123 क्लॉज 3, देखते हैं उसमें क्या लिखा है। In this clause we have written, if and so far as an ordinance under this article makes any provision, अगर कोई वो provision बनाता है which parliament would not under this constitution be competent to enact, it shall be void, chapter 4 of the union judiciary। उन्होंने बोला है कि अगर कोई ऑर्डिनेंस ऐसी प्रोविजन बनाता है कि जिसके लिए पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट ही नहीं थी तो वो प्रोविजन वॉइड है, वो जुडिशरी बताएगी कि वो वॉइड है। हम क्या कह रहे हैं, हम जुडिशियल रिव्यू की बात करें किसमें, ऑर्डिनेंस में। इसके साथ हम क्या करना चाहते हैं, हम कहते हैं कि जो ऑर्डिनेंस है वो जुडिशियल रिव्यू के परव्यू के अंडर है, कि अगर हमें लगता है कि ऑर्डिनेंस से हमने कोई न्यू लॉ बना दिया, हमने पार्लियामेंट को मौका ही नहीं दिया लॉ बनाने का, और हमने बोल दिया कि जो पार्लियामेंट है वो इनकॉम्पिटेंट है, तो वो चीज नहीं मानी जाएगी। जो ऑर्डिनेंस है वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कि जो लॉ बना है ये ठीक है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट क्यों डिसाइड करेगी, क्योंकि इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसका काम है, जुडिशरी का। तो ये था आपका आर्टिकल 123 जिसमें बताया गया कि ऑर्डिनेंस बनता कैसे है, प्रेसिडेंट बनाएंगे। ऑर्डिनेंस अगर बन गया तो उसकी लाइफ कितनी, आफ्टर इट्स रीअसेंबली 6 वीक्स। अगर 6 वीक्स के टाइम के लिए हमने वेट नहीं करनी तो हम क्या करेंगे, तो हम एक रेजोल्यूशन इसको डिसअप्रूवल के लिए पास कर सकते हैं। अगर प्रेसिडेंट खुद चाहे तो वो ऑर्डिनेंस को विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर ऑर्डिनेंस बन गया जिसके लिए पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट नहीं है, या ऑर्डिनेंस ने कोई ऐसा एक्ट बना दिया सेपरेट एक्ट जिसके लिए पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट नहीं थी, तो ऑर्डिनेंस जुडिशियल रिव्यू के अंदर जाएगा, और यूनियन जुडिशरी जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो देखेगा कि ऑर्डिनेंस ठीक है या गलत है। ये था आपका आर्टिकल 123 जिसमें हमने प्रेसिडेंट की पावर डिस्कस की है। इसके लिए वी हैव 6 केसेस, कि कौन से 6 केसेस में पावर बार बार चैलेंज हुई ऑर्डिनेंस की और कोर्ट ने क्या बोला। सो लेट्स सी ऑल द 6 केसेस। फर्स्ट केस हमारे पास है आरसी कूपर केस 1970 का। सेकंड इज 38th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 38th अमेंडमेंट में क्या था, आर्टिकल 123 क्लॉज 4 ऐड कर दिया था, एक सेपरेट क्लॉज ऐड किया था। फिर आया 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 जिससे ये क्लॉज दोबारा रिमूव कर दिया गया। 38 ने ऐड किया, 44 ने रिमूव किया। फिर आपके पास आता है ए के रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1980s का है। फिर आपके पास है टी वेंकटा रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, यहाँ पे लोकल पोस्ट की बात की गई। और लास्ट हमारे पास है डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, यहाँ पे प्रोमलगेशन एंड रीप्रोमलगेशन की बात की गई। सो लेट्स सी वन बाय वन व्हाट आर दीस केसेस एंड लेट्स डिस्कस। पहला केस हमारे पास है आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970 का केस है ये। पहले इसको पढ़ते हैं कि इसमें बोला क्या गया है। They have said in R.C. Cooper versus Union of India 1970, the Supreme Court, while examining the constitutionality of the banking company's acquisition of undertaking ordinance 1969, जहां से हमने बैंक्स को क्या किया था, नेशनलाइज किया था, जहां से हमने बैंक्स को नेशनलाइज किया था, जब उसकी हमने वैलिडिटी चेक की, which sought to nationalize 14 India's largest commercial banks, held that the president's decision could be challenged on the grounds that immediate action was not required, जो हमने आर्टिकल 123 में पढ़ा है, was not required, and the ordinance had been passed primarily to bypass the debate and discussions in the legislature। बैंक नेशनलाइजेशन की बात कर रहे हैं कि जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने बैंक नेशनलाइजेशन की बात की, 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया, तो वो ऑर्डिनेंस के थ्रू किया था। तो ये केस चैलेंज हुआ कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है आपने इसका मिसयूज किया है। क्यों, क्योंकि कोई भी इमीडिएट एक्शन की नेसेसरी कंडीशन नहीं थी। आपने ऑर्डिनेंस क्यों पास किया, आपने इसलिए पास किया सो दैट लेजिस्लेचर में इसको डिस्कस ना किया जाए, और बाय एन एक्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव इसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की तरह अप्लाई किया जाए और बैंक्स को नेशनलाइज किया। तो आरसी कूपर ने क्या किया था, फर्स्ट टाइम चैलेंज किया था ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, कि आप ये पावर का मिसयूज कर रहे हो, आप एग्जीक्यूटिव का मिसयूज कर रहे हो अपने निफेरियस पर्पसेस फुलफिल करने के लिए। सेकंड हमारे पास है 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975। इसमें बोला गया, इन दिस अमेंडमेंट एक्ट इंसर्टेड अ न्यू क्लॉज, दैट इज क्लॉज 4 in the article 123 stating that the president's satisfaction while promulgating an ordinance was final and could not be questioned in any court on any ground। उन्होंने बोला कि अगर प्रेसिडेंट ने कोई ऑर्डिनेंस मूव करना है तो जो प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन है वो उसकी पर्सनल सेटिस्फैक्शन है, वो अगर सेटिस्फाइड है पर्सनली कि हम ऑर्डिनेंस पास करना चाहते हैं और ऑर्डिनेंस पास होना चाहिए, तो उस पावर को कोई भी चैलेंज नहीं करेगा किसी भी कोर्ट में ऑन एनी ग्राउंड। तो कंडीशन क्या, मतलब लिखा क्या था उसमें, लिखा था अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 123 क्लॉज 4
To issue an ordinance, the satisfaction of president is final and for any reason cannot be appealed into the court. आपने जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन ही वॉयलेट कर दिया आर्टिकल 123 क्लॉज 4 ऐड करके। जैसे हमने बात की थी वहां पे आर्टिकल 123 क्लॉज 3 में की जो जुडिशरी है वो देखेगी कि अगर ये प्रोविजन नहीं एग्जिस्ट करता था और प्रेसिडेंट ने ये प्रोविजन डाला है या यूज किया है तो इसके लिए हम तो जुडिशरी इज द ऑर्गन या ऑर्गेनाइजेशन who will take the decision। तो आर्टिकल तो जो हमारा अमेंडमेंट एक्ट है 38 अमेंडमेंट एक्ट, इसके थ्रू हमने क्या किया, इसके थ्रू हमने बोला कि नहीं, अगर प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड और उसकी पर्सनल सेटिस्फैक्शन है कि ऑर्डिनेंस पास होना चाहिए तो उसको चैलेंज नहीं करेंगे। हमने आर्टिकल 123 क्लॉज 3 को वॉयलेट कर रहे हैं इस अमेंडमेंट से, पर ये अमेंडमेंट उस टाइम पर पास हो गई थी। जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट से बाहर है, वो ये पास हो गई थी। उसके बाद आया आपका 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, उसने सेम क्लॉज डिलीट कर दिया, that is 123 clause 4 को delete किया, inserted by the 38th amendment act and therefore reopened the possibility for the judicial review of the president's decision to promulgate an ordinance। इसने क्या किया, इसने बोला कि नहीं, जो आपका आर्टिकल 123 क्लॉज 4 आपने ऐड किया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास करता है तो वो जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट के अंडर है, प्रेसिडेंट की सैटिस्फैक्शन विल नॉट बी कंसीडर्ड एज फाइनल। हम देखेंगे कि अगर सर्कमस्टांसेस ठीक थे तो ऑर्डिनेंस बनाना जरूरी था, अगर सर्कमस्टांसेस नेसेसरी नहीं है तो ऑर्डिनेंस नहीं बनेगा। ये हमें कैसे पता लगा, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 पढ़ के। उसके बाद आए ए के रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें हमने बोला इन दिस केस व्हाइल एग्जामिनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ नेशनल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस, नेशनल सिक्योरिटी की बात की है 1980, which sought to provide for preventive detention in certain cases। preventive detention की बात की गई है in certain cases। the court argued that the president's ordinance making power is not beyond the scope of judicial review। कोर्ट ने बोला कि नहीं, वो जुडिशियल रिव्यू के स्कोप के बाहर नहीं है। however it did not explore the issue further as there was insufficient evidence before it and the ordinance was replaced by an act। It also pointed out the need to exercise judicial review, बार बार judicial review की बात की जा रही है, over the president's decision only when there were substantial grounds to challenge the decision and not at every casual and passing challenge। उन्होंने बोला कि जो प्रेसिडेंट की पावर है वो जुडिशियल रिव्यू के स्कोप से बाहर नहीं है, इट इज अंडर द जुडिशियल रिव्यू। प्रिवेंटिव डिटेंशन का केस उठा था 1980 में। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन ये है कि आपके अगर हमें लगता है कि ऑन द एंटिसिपेशन कि आपको ऐसा क्राइम करने जा रहे हो या सिचुएशन सपोर्ट कर रही है कि आपको ऐसा क्राइम कर सकते हो जिससे स्टेट और सोसाइटी दोनों डिस्टेबलाइज हो जाएंगे, तो हम आपको प्रिवेंटिवली रोकेंगे कि आपने काम नहीं करना और आपको डिटेन करेंगे, इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। जब ये बात 1980s में स्टार्ट हुई तो बोला गया कि जो प्रेसिडेंट की पावर है वो जुडिशियल रिव्यू के स्कोप से बाहर नहीं है। अगर प्रेसिडेंट को जुडिशियल रिव्यू के अंडर काम करना है तो वो कर सकता है, पर उसके लिए सफिशिएंट ग्राउंड्स होने चाहिए। अगर प्रेसिडेंट ने फॉर सपोज कोई ऑर्डिनेंस पास कर दिया ए और किसी ने इसको चैलेंज कर दिया जुडिशरी में, तो जुडिशरी ने बोला कि हम ऐसे इसको केस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर तो इसके साथ आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स या सपोर्टिंग चैलेंजेस आप हमें पेश कर रहे हो कि ये चीजें हैं या इस ग्राउंड पे हम इसको चैलेंज कर रहे हैं और वो कंडीशन नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों है कि वो सपोर्ट करिए आपके आर्गुमेंट को, तो ये जुडिशियल रिव्यू के अंडर आएगा, नहीं तो हर केस जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं आएगा। ये हमें किसमें पता लगा, ये हमें ए के रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में पता लगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास है टी वेंकटा रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इस केस में भी ऑर्डिनेंस चैलेंज किया गया था। ये क्या था कि जो आपके पोस्ट है पार्ट टाइम विलेज ऑफिसर्स की ऑर्डिनेंस हम लेकर आए कि हमने जो आपकी पोस्ट थी विलेजेस में पार्ट टाइम विलेज ऑफिसर्स की, इसको अबॉलिश करना है। तो कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने बोला द कोर्ट रिआइटरेटेड दैट द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर, दोनों की बात की उसने, आर्टिकल 123 एंड आर्टिकल 213। The ordinance making power of the president and the governor was a legislative power comparable to the legislative power of the parliament and state legislatures respectively. This implies that the motives behind the exercise of this power cannot be questioned, just as is the case with legislation by the parliament of state legislature। उन्होंने बोला है इसके अंदर ये केस क्या था, यहाँ पे आपको से एक पोस्ट थी पार्ट टाइम विलेज ऑफिसर्स की, उसको अबॉलिश कर दिया गया था। तो कोर्ट ने बोला कि जो पावर है ये लेजिस्लेटिव पावर है, इसको हम बार बार चैलेंज नहीं कर सकते, आप इसको लॉ मत समझो, ये एक्ट है, लॉ मत समझो। ये नहीं है कि जैसे पार्लियामेंट में लॉ बना आपने चैलेंज कर दिया, फिर उसके बाद ऊपर हमने हियरिंग करी, फिर उसके बाद जजमेंट आई, ये वो प्रोसेस के ये उस प्रोसेस से बाहर है। ये जो है ये पावर किसकी एग्जीक्यूटिव पावर है, वो ऑर्डिनेंस बनाएंगे। अगर ऑर्डिनेंस ठीक नहीं है
तो उसको चैलेंज नहीं, अगर ऑर्डिनेंस ठीक है तो उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा। अगर ऑर्डिनेंस में प्रॉब्लम है तो हम देखेंगे कि कौन सी कंडीशंस है कि जहां पे ऑर्डिनेंस प्रॉब्लमैटिक है, तो हम उस कंडीशंस को या उस पार्ट को ठीक करेंगे। तो बार बार आप क्वेश्चन नहीं करोगे कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट का टाइम भी वेस्ट हो रहा है और आप जो अथॉरिटी को चैलेंज करें उसका टाइम भी वेस्ट हो रहा है। तो लास्ट हमारे पास केस था डीसी वादो वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1987 का केस था। ये केस बड़ा यूनिक है, इट इज वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट। इसमें बोला इट वाज आर्ग्यूड दैट इन डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार दैट द लेजिस्लेटिव पावर, दैट इज लॉ मेकिंग पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव, जो हमने स्टार्टिंग में बात की है, टू promulgate ordinances is to be issued in exceptional circumstances and not as a substitute for the law making power of the legislature। बहुत सही बोला है उन्होंने, बोला कि ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में आपने इशू करनी है, क्योंकि उन्होंने बोला कि जब रिसेस होगी हाउस की आप तभी इस पावर को यूज करोगे। ऐसा नहीं आपने हियर एंड देयर की जब आपकी मन हुआ जब आपकी मर्जी हुई आपने तभी ऑर्डिनेंस इशू कर दिया। सेकंड उसने बोला है हियर द कोर्ट वाज एग्जामिनिंग अ केस वेयर अ स्टेट गवर्नमेंट अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नर continue to re-promulgate ordinances, that is it repeatedly issued new ordinances to replace the old ones instead of laying them before the state legislature। उसने क्या चैलेंज किया, उसने बोला कि आप क्या कर रहे हो कि जो एक स्टेट अथॉरिटी है जिसको कौन कमांड कर रहा है, गवर्नर कमांड कर रहा है, वो बार बार क्या कर रही है, वो बार बार न्यू ऑर्डिनेंस लेकर आ रही है, पुराने को रिप्लेस कर रही है, सो दैट इसको डिस्कशन ही ना किया जाए, इसके ऊपर डिस्कशन ना हो और इसको स्टेट लेजिस्लेचर के सामने पेश नहीं किया जा रहा है या ले नहीं किया जा रहा। A total of 259 ordinances were repromulgated, some of them for as long as 14 years। बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी आपने कॉन्स्टिट्यूशन की। 14 years। The Supreme Court argued that if ordinance making was made a usual practice, creating an ordinance raj, the courts could strike down the repromulgated ordinances। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं आप ऐसा नहीं करोगे, आप ये नहीं करोगे कि आज आपने एक ऑर्डिनेंस इशू किया, जब उसकी बारी आई कि स्टेट में डिस्कस हो रहा है तो आपने उसको खत्म करके एक न्यू ऑर्डिनेंस रीप्रोमलगेट कर दिया, न्यू ऑर्डिनेंस इशू कर दिया, फिर जब उसकी टर्न है कि हमने डिस्कस करना है फिर आपने एक न्यू थर्ड आप ऑर्डिनेंस ले। तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, ऐसे 259 ऑर्डिनेंसेस पास किए जिसकी वैलिडिटी क्या थी, अराउंड 14 ईयर्स तक वो ऑर्डिनेंस इन काम करता रहा, इन प्लेस काम करता रहा। तो कोर्ट ने बोला कि नहीं आपने एक ऑर्डिनेंस राज नहीं लेकर आना, अगर आप ऐसे ऑर्डिनेंस राज लेकर आओगे तो हम जो रीप्रोमलगेशन की पावर है उसको हम आपकी अबॉलिश कर देंगे, कि अगर आपने ऑर्डिनेंस पास करी तो आप उसको रीप्रोमलगेट नहीं करोगे। तो ये था आपका डीसी वाधवा केस। डीसी वाधवा केस ने एक एम्बिट ओपन कर दिया। एम्बिट क्या ओपन किया, डीसी वाधवा केस ने डायरेक्टली चैलेंज कर दिया कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, रादर इट बी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, वो अपनी मन मर्जी करने के लिए या अपने आप को पावर में रखने के लिए दे कैन यूज एंड मिसयूज द ऑर्डिनेंसेस। हमने देखा कि 1993 में मैक्सिमम ऑर्डिनेंसेस एक साल में इशू हुए। उसके बाद यूपीए गवर्नमेंट, जो आपकी यूपीए गवर्नमेंट है, उसने 67 ऑर्डिनेंसेस इन 10 इयर्स मूव किए, मतलब उसने 67 टाइम्स एक लॉ लेकर आए एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू, सो दैट वो अपने जो चीजें हैं उसको अप्लाई करवा सके सोसाइटी में। उसके बाद आई आपकी एनडीए गवर्नमेंट, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, अगर देखें तो एनडीए गवर्नमेंट ने और रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया या न्यू रिकॉर्ड बना दिया। इन्होंने 76 ऑर्डिनेंसेस पास किए कितने 7 इयर्स में। तो आप देख लो हर साल अराउंड 10 या 11 ऑर्डिनेंसेस पास कर रहे हैं ये। तो आप देख सकते हो कि एक जो सरकार है जिसको लोगों ने इलेक्ट किया है, इनडायरेक्टली इलेक्ट किया है, लोगों ने चूज किया अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, अगर उनको लगता है कि लोग कल उनकी पावर को चैलेंज करेंगे तो वो इस जो पावर है प्रेसिडेंट और गवर्नर की यूज करके या इस पावर को मिसयूज करके कोई भी न्यू लॉ लेकर आ सकते हैं और वो अप्लाई कर सकते हैं किस पे, सोसाइटी पे। तो हम देखेंगे कि मैक्सिमम ऑर्डिनेंसेस पहले 1990s या 1993 में पास हुए, उसके बाद एनडीए ने 10 इयर्स में 67 ऑर्डिनेंसेस पास किए, फिर यूपीए ने पास किए, फिर आपकी एनडीए गवर्नमेंट आई जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इसने 7 इयर्स में धज्जियां उड़ा दी। इसने क्या किया, इसने न्यू रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया। वो कहते हैं ना कि हाँ जी चैलेंज कर रहे हैं या कॉम्पिटिशन है, तो उसने 76 ऑर्डिनेंसेस 7 इयर्स में पास किए। तो ये थी आपकी प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। इसी ग्राउंड्स पे, सेम ग्राउंड्स पे वी हैव आर्टिकल 213 जो गवर्नर को पावर देता है ऑर्डिनेंस की। सो लेट्स सी कि गवर्नर की पावर कौन सी है। Under Article 213, power of governor to promulgate ordinances during recess of legislature। Recess of legislature, जैसे आपका प्रेसिडेंट during recess of parliament ordinance यूज करते हैं, तो गवर्नर आपका कब करते हैं, जब लेजिस्लेचर रिसेस पे है। सो देखते हैं इसके लिए भी कौन से सब क्लॉजेस हैं। जैसे हमारे पास आर्टिकल 123 में वी हैव 3 सब क्लॉजेस, तो द सेम वी हैव अंडर आर्टिकल 213। फर्स्ट देखते हैं, इफ एट एनी टाइम एक्सेप्ट व्हेन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट इज इन सेशन और वेयर देयर इज अ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट। दोनों बात कर रहे हैं, असेंबली और काउंसिल। अगर किसी में काउंसिल है और असेंबली अलग अलग को बात कर रहे हैं, एक्सेप्ट व्हेन बोथ द हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेचर आर इन सेशन, द गवर्नर इज सेटिस्फाइड दैट सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट व्हिच रेंडर इट नेसेसरी फॉर हिम टू टेक इमीडिएट एक्शन, he may promulgate such ordinance
as the circumstances appear to him to require, provided that governor shall not without instruction from the president promulgate any such ordinance. उन्होंने बोला कि अगर सेम केस जैसे प्रेसिडेंट वाला केस था, उसमें बोला कि अगर कोई रिसेस है हाउस की या गवर्नर को लगता है कि सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं जो नेसेसरी है किसी लॉ को इनैक्ट करने के लिए या कोई न्यू एक्ट लाने के लिए, तो ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकता है। पर 3 बार हमने बोला है कि हाँ इट इज सब्जेक्ट टू अ कंडीशन दैट कि जो भी ऑर्डिनेंस लेकर आएगा उसको पहले प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। यहाँ लिखा है प्रोवाइडेड दैट द गवर्नर शैल नॉट विदाउट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द प्रेसिडेंट, मतलब कि प्रेसिडेंट की इंस्ट्रक्शन लेनी पड़ेगी, उसके इंस्ट्रक्शंस के बिना वो प्रोमलगेट नहीं करेगा ऑर्डिनेंस को। उसके लिए हमारे पास 3 सब क्लॉजेस हैं इसी के अंदर की कौन सी कंडीशन में वो ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकता है विद द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। पहला है अ बिल कंटेनिंग द सेम प्रोविजंस would under this constitution have required the previous action of the president for the introduction। अगर कोई बिल है जो पेंडिंग है प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए और लगता है गवर्नर को कि ये चीज जरूरी है, तो प्रेसिडेंट की परमिशन लेके उसको टेम्पररीली या उसको एज एन एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर उसको लेकर आ सकता है और ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकता है। सेकंड बोला है would have deemed it necessary to reserve a bill containing the same provisions for the consideration of the president। अगर कोई बिल प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए गया हुआ है पर गवर्नर को लगता है कि अभी टाइम लगेगा, तो उसके लिए ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकता है। थर्ड बोला है एज एन एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट कंटेनिंग द सेम प्रोविजंस would under this constitution have been invalid unless having been reserved for the consideration of the president it had received the decision of the president। अगर उसको लगता है कि जो लेजिस्लेचर है उसने कोई ऐसा लॉ लेकर आया है या कोई ऐसा बिल लेकर आया है जो इनवैलिड है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के साथ इनकम्पैटिबल है, और वो बिल अभी प्रेसिडेंट के पास भेजा हुआ है पर प्रेसिडेंट ने उसको एसेंट दे दिया पर वो बिल अभी वापस नहीं आया, तो उस फेज के लिए गवर्नर क्या कर सकता है, ऑर्डिनेंस मूव कर सकता है कि हाँ प्रेसिडेंट ने इस बिल को साइन कर दिया है, जब तक वो आएगा तो उसको एज एन एक्ट ऑफ गवर्नमेंट हम अप्लाई करेंगे, पर इन द मीन टाइम हम एज एन ऑर्डिनेंस उसको अप्लाई कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट आता है आर्टिकल 213 क्लॉज 2। इसमें है एन ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड अंडर दिस आर्टिकल शैल हैव द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट असेंटेड टू बाय द गवर्नर बट एवरी सच ऑर्डिनेंस। उन्होंने बोला है कि जैसे प्रेसिडेंट ने जो ऑर्डिनेंस पास किया तो उसको हमने कैसा इफेक्ट दिया एज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, तो जो गवर्नर ऑर्डिनेंस पास करे इसको हम क्या बोलेंगे एज एन एक्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ये कहाँ लिखा है, ये क्लॉज 2 में लिखा है। इसके साथ 2 कंडीशन है, सेम कंडीशन है टाइम वाली। shall be laid before the assembly of the state or where there is council in the state before both the houses and shall cease to operate at the expiration of 6 weeks। सेम चीज है कि जब वो रीअसेंबली करेंगे काउंसिल और असेंबली तो 6 वीक्स का टेन्यूर है। अगर 6 वीक से पहले हमें एक ऑर्डिनेंस को डिसॉल्व करना है तो वो एक डिसोल्यूशन का कहते हैं मोशन पास कर देंगे, रेजोल्यूशन पास कर देंगे। अगर गवर्नर चाहे तो वो ऑर्डिनेंस को विड्रॉ भी कर सकता है अपनी मन मर्जी से और उसको समन करेगा असेंबलीज को कि हाँ जी मैंने आज ऑर्डिनेंस विड्रॉ करना है तो आप रीअसेंबली कीजिए इस डेट पे सो दैट ऑर्डिनेंस कैन बी विड्रॉन। जो सेम केस हमने प्रेसिडेंट में डिस्कस किया, द सेम केस गोज हियर। नेक्स्ट वी हैव लास्ट पॉइंट ऑर्डिनेंस के लिए, इफ एंड सो फॉर एन ऑर्डिनेंस अंडर दिस आर्टिकल मेक्स एनी प्रोविजन व्हिच वुड नॉट इनैक्ट। हमने सेम बात की कि जैसे अगर ऑर्डिनेंस कोई बनाया और वो इनकम्पैटिबल है किसके साथ, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, तो वो जुडिशियल रिव्यू है, कौन करेगा उसको, जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो सेम केस में गवर्नर के जो ऑर्डिनेंस है उसको अंदर जुडिशियल रिव्यू कौन करेगा, हाई कोर्ट्स इन द स्टेट। तो ये था हमारा ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कि ऑर्डिनेंस होता क्या है, ऑर्डिनेंस बनता कैसे है, गवर्नर के पास क्या पावर है, प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है, कौन सी 6 आपकी केस स्टडीज हैं। सो दिस वाज योर टॉपिक। इट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि एवरी नाउ एंड देन जो गवर्नमेंट्स है वो ऑर्डिनेंस पास करती हैं और वो एग्जेम्प्ट करना चाहती है अपने आप को डिस्कशन से, कहाँ पे लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट में, क्योंकि उनको पता है अगर डिस्कशन होगी तो हो सकता है कि वो चीज एज इट इज पास ना हो, तो वो अपने मोटिव के अकॉर्डिंग या अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंग ऑर्डिनेंस लेकर आकर और ऑर्डिनेंस पास करते हैं। थैंक यू सो मच।